क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक सिंगल कंपनी जो एक पूरे देश को कंट्रोल करता है, उसकी आर्मी उसकी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, उनको किस तरह से यूज करना है, कब करना है, किसके खिलाफ करना है, ये सब वो कंपनी डिसाइड करती है। उस देश की पीने वाले पानी में जहरीले केमिकल छोड़ता है जिससे कैंसर और न जाने कई ऐसे बीमारियां पैदा होती हैं। और अगर उस कंपनी के खिलाफ कोई जाने की जुर्रत भी करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि शेल ऑयल एंड गैस कंपनी है जो कि नाइजीरिया को कंट्रोल करता है। अब कैसे वो नाइजीरिया की गवर्नमेंट और उसके मिलिट्री को कंट्रोल करता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। शेल जो कि ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। अब शेल कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। शेल की शुरुआत इसके फाउंडर मार्कस सैमुअल के एक इनोवेशन से होता है। पहले के टाइम में ऑयल ऐसे बैरियल में भरे जाते थे और शिप के थ्रू दूसरे देश में भेजे जाते थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी था। ये बैरियर लीक हो जाते थे और इसमें ऑयल कंपनी को काफ़ी लॉस होता था, जिसमें वो ज़्यादा देश में नहीं भेज सकते थे। यही प्रॉब्लम को देखते हुए मार्कस ने ऑयल टैंकर को डिज़ाइन किया जो कि लीक प्रूफ थी, जिसमें इजीली ऑयल को स्टोर भी किया जा सकता था काफ़ी दिनों तक। साल 1892 में मार्कस ब्रिटेन से अपनी इन ऑयल टैंकर में ऑयल भरकर निकलते हैं और इजिप्ट की सुएज कैनाल से होते हुए वो थाईलैंड और इंडोनेशिया तक लेकर जाते हैं। पहले के टाइम में ऑयल बाय रोड से ट्रांसफ़र किया जाता था, जिससे कॉस्ट और टाइम बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन जब से ऑयल को बाय सी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाया गया, इसमें कम से कम कॉस्ट था और प्रॉफिट ज़्यादा था। मार्कस की यह सक्सेस को देखकर स्टैंडर्ड ऑयल ने उसे अप्रोच किया और कहा कि मार्कस अपने इन ऑयल टैंकर्स में उनका ऑयल एक्सपोर्ट करे और इसके बदले में अच्छी खासी कमीशन हासिल करे। लेकिन मार्कस अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहा था कि वो किसी और की ऑयल को एक्सपोर्ट करने बजाय खुद का ऑयल एक्सपोर्ट करे जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए मार्कस ने रॉयल डच पेट्रोलियम के साथ पार्टनरशिप किया। ये प्लान मार्कस का काम कर जाता है और नेक्स्ट 20 इयर्स में शेल दुनिया का लीडिंग ऑयल एक्सपोर्ट कंपनी बन जाता है। लेकिन शेल को पता था कि ऑयल एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनका कंपनी कभी भी बंद हो सकता है। अगर उन्हें उनकी कंपनी को एक्सपेंड करना है तो उन्हें ऑयल की ज़रूरत है, और ना ही कोई ऐसी कंट्री है जो किसी और कंपनी को 100% ऑयल निकालने का इजाज़त देगा। इसलिए शेल इस खोज में निकल गया कि उसको किसी ऐसे कंट्री की तलाश दी जहां से वो आराम से ऑयल निकाल सकता था बिना कोई रोक टोक के। और शेल की नज़र पड़ती है नाइजीरिया पर। नाइजीरिया की इकोनॉमी ऑलरेडी डेड थी और ये शेल के लिए एक अच्छा चांस था कि वो नाइजीरिया से ऑयल एक्सपोर्ट करे। और ऐसे ही शेल नाइजीरिया की गवर्नमेंट के साथ डील करता है कि वो उनके ऑयल फील्ड की पूरी कंट्रोल दे दे। शुरुआत में तो ये डील कैंसिल हो जाता है, शेल को 1% भी नहीं मिलता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि शेल को नाइजीरिया अपने ऑयल फील्ड की कंट्रोल दे देता है। लेकिन बाद में ये रिपोर्ट सामने आई है कि शेल ने नाइजीरिया की अलग अलग ऑफिशियल को $1 बिलियन से ज़्यादा ब्राइब दिया। यहाँ तक कि नाइजीरियन प्रेसिडेंट को $300 मिलियन से भी ज़्यादा का ब्राइब दिया है शेल ने। 1937 को शेल नाइजीरिया में इंटर हो जाता है और 250 से भी ज़्यादा ऑयल फील्ड की कंट्रोल ले लेता है। साथ ही यहाँ नए ऑयल फील्ड को खोजने की भी परमिशन मिल जाता है शेल को, जो कि एक तरह से इस देश की बर्बादी की कहानी लिखता है। अब शेल ने हर जगह ड्रिलिंग शुरू कर दी और नए तेल के कुएं ढूंढने में भी लग गया। जहां इन्हें 1% भी शक होता था वहां ये लोग ड्रिल करना शुरू करते थे और काफ़ी ऐसे एरिया तो ड्रिल करके छोड़ दिए जाते थे, यहां तक कि लोगों की सेफ्टी के लिए भी कोई कदम नहीं उठाते। और रिज़ल्ट ये आया कि ज़मीन से निकलता हुआ ऑयल कभी खेतों में जाता था तो कभी किसी नदी पर चला जाता था। ये बर्बादी यहाँ नहीं रुकती। इस तेल ने कई किसानों के फसल तबाह कर दिए और ज़मीन के अंदर ऐसे केमिकल छोड़ दिए जिससे दूसरी दफ़ा फसल उगना पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि पीने वाले पानी में भी अब ऑयल पूरे तरीके से मिल चुका था। ये तेल इतना फैल चुका था कि कोई अपने फसल या नदी पर थोड़ा भी आग जलाता तेज़ी से फैल जाता था।
इतने बर्बादी के बाद भी शेल कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया और उनका कहना था कि इसमें हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये ऑयल ड्रिलिंग साइट से नहीं फैला है, बल्कि ये उन लोगों ने फैलाया है जो ऑयल फील्ड से चोरी करते हैं। अब जरा हार्वर्ड की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें 12 जनवरी 1998 को हुई एक घटना के बारे में बताया गया है। उस दिन एक पाइपलाइन के फट जाने से नाइजर रिवर में 4000 बैरल ऑयल बह जाता है, जिसके वजह से 30,000 फिशरमैन और 350 फार्मिंग कम्युनिटी की रोजगार बंद हो जाती है। इसके बाद नाइजर करीब के रिवर जो कम्युनिटी रहते थे, अगर उनका कोई बच्चा पैदा होता था तो 50% केस में वो 1-2 महीने में ही मर जाता था। अगर बच जाता था तो वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता था। 50 साल तक शेल कंपनी का जुल्म सहने के बाद 1990 में नाइजीरिया के लोगों ने शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। शेल कंपनीज के ट्रक्स को रोका गया और जो इंजीनियर वहां काम करते थे उन्हें देश छोड़कर जाने की धमकी देते थे। काफ़ी सारे ऐसे मौके देखने मिले जब लोकल लोगों ने शेल के ऑयल वेसल पर आग लगाई और कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। शेल या कोई और कंपनी वो किसी कंट्री में अपना कंपनी खोलते हैं तो उन्हें पता होता है आगे क्या सिचुएशन होने वाला है और वो पहले से ही तैयार बैठते हैं। शेल ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। शेल ने नाइजीरिया आर्मी को एडवांस गन्स, हेलीकॉप्टर और नेवी शिप्स दिए थे और जो ऊपर गवर्नमेंट में बैठे हैं उनके जेबों में बहुत सारा पैसा भर दिया था। यही वजह के शेल के पास नाइजीरिया आर्मी का भी पूरा कंट्रोल था। वो जैसे चाहे जब चाहे उन्हें यूज़ कर सकता था। इसका एग्जाम्पल है साल 1990 में लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके लिए शेल कंपनी ने नाइजीरियन आर्मी से मदद लिया और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अपने ही लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 80 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा घर जलाए गए। ये सेम चीज़ 1993 को हुआ जब फिर से लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और शेल को पाइपलाइन बिछाने नहीं दे रहे थे। तब शेल ने एक बार फिर नाइजीरियन आर्मी को बुलाया और सेम चीज़ नाइजीरियन आर्मी अपने ही लोगों पर हावी हो गए। इसमें से 8 लोग जख्मी हुए और एक मर गया। काफ़ी लोगों को जेलों में डाला गया। ये सिलसिला बहुत अरसे तक चला। बाद में नाइजीरिया के लोगों में एक ऐसा लीडर निकल आया जिसने वायलेंस प्रोटेस्ट के बजाय पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इनका नाम था किनसारो विवा, जो राइटर और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थे। किन ने सेव द एनवायरनमेंट नाम का एक कैंपेन शुरू किया, जिससे वो स्कूल और कॉलेजेस में जाते और लोगों को शेल की असलियत बताते थे। और देखते ही देखते किन के साथ कई लोग जुड़ने लगे। ये मोमेंट शेल के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा था। अब किन और उसकी इस मोमेंट को रोकने के लिए शेल ने एक प्लान बनाया। 1995 को ओगनी कम्युनिटी के 4 चीफ्स को मार दिया जाता है और इसका इल्ज़ाम किन पर डाला जाता है। किन जो कि खुद ओगनी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये चीज़ उनको लोगों के सामने एक नेगेटिव दिखाता है। आगे चलकर नाइजीरियन गवर्नमेंट किन को अरेस्ट करता है और किन को फांसी की सज़ा सुनाई देती है। ये जंग 1937 से शुरू हुआ और आज तक चलता आ रहा है। लोकल लोग आज तक प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और नाइजीरियन आर्मी अपने ही लोगों को मारने में धुला हुआ है। इस सब में नाइजीरिया का ही नुकसान है और दूसरी तरफ देखें तो शेल अपने जेबें भर रहा है। अब सवाल है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट शेल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या वो पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको अपने लोगों पे ही हो रहा जुल्म नज़र नहीं आ रहा है? देखें, अगर शेल नाइजीरिया गवर्नमेंट को ब्राइब नहीं देता, उसके बावजूद भी नाइजीरिया अपने इन ऑयल रिजर्व से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा था। ना ही नाइजीरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। यही वजह है कि नाइजीरिया ने क्विक मनी के चक्कर में शेल के साथ डील किया। नाइजीरिया को दूसरी तरफ ये फ़ायदा भी था कि शेल की वजह से फॉरेन एक्सचेंज नाइजीरिया के पास आते थे, जिससे नाइजीरिया की इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा था। आज शेल नाइजीरिया का टोटल ऑयल प्रोडक्शन 40% कंट्रोल करता है और 70% फॉरेन एक्सचेंज शेल की वजह से आता है। अगर नाइजीरिया ये डील तोड़ देती है तो ऑयल बिजनेस नाइजीरिया का बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज देश में आना बंद हो जाएंगे। अब अगर देखें तो शेल का नाइजीरिया में रहना और ना रहने से नाइजीरिया की नुकसान है। तो ये थी शेल कंपनी के बारे में वीडियो, जिससे हमने समझा कि ये कंपनी कैसे एक देश को कंट्रोल कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके अपना राय दें, आप इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे के साथ, दूसरों को भी इसके बारे में पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।